बच्चों, कक्षा 11 की फिजिक्स में आज हम लोग कुछ ऐसी चीज़ों की बात करेंगे जिनकी बहुत ही आवश्यकता भौतिक विज्ञान को पढ़ने में होती है, जिसको हम लोग मैथमेटिकल टूल कहते हैं। अर्थात भौतिक विज्ञान में जब भी कोई डेरिवेशन क्या करते हैं बच्चों, तो उसमें इन मैथमेटिक टूल्स की बहुत आवश्यकता होती है। जैसे गणित में हम लोग जोड़, घटाव, गुणा, भाग ये सब संक्रियाएं पढ़ते हैं, उसी तरह से कुछ ऐसी संक्रियाएं हैं जिनकी भौतिक विज्ञान के हर एक चैप्टर में आवश्यकता पड़ती है। इसमें हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं बच्चों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर ये टॉपिक समझ गए तो भौतिक विज्ञान को समझना बहुत ही आसान आपके लिए हो जाएगा। आगे जितने भी चैप्टर्स बच्चों हम लोग पढ़ते हैं, जितने भी टॉपिक्स यहाँ तक की हेडिंग पढ़ते हैं, उसमें लगभग हर एक हेडिंग में इसमें से एक न एक संक्रिया जरूर आ जाती है बच्चों। तो आज हम उसी इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। तो इसमें मैथमेटिकल टूल्स, अर्थात जो टूल्स हम लोग जानते हैं यंत्र होते हैं, तो मैथमेटिकल टूल्स फिजिक्स में मैथमेटिक्स का काम कहाँ लगता है, कैसे लगता है, इस चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों आज। ठीक है, तो इससे पहले आप लोगों ने मैथमेटिक्स में बच्चों जोड़, घटाव, गुणा, भाग ये सब चीजें पढ़ी होंगी। ये क्या होती हैं? ये संक्रियाएं होती हैं, ऑपरेशंस होते हैं। जैसे दो अंकों को जोड़ना है, उसी का उल्टा क्या होता है? घटाना है दो अंकों को। फिर दो अंकों का गुणा है, उसी का उल्टा क्या होता है बच्चों? दो अंकों का भाग है। इस तरह से आज हम लोग एक अलग ऑपरेशन की बात करेंगे, अलग संक्रिया की बात करेंगे, जिसको हम लोग कैलकुलस कहते हैं। ये मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है बच्चों, कैलकुलस। तो आप लोग इसको क्लास 12th में पढ़ेंगे, लेकिन क्लास 11th में भी इसकी बहुत आवश्यकता फिजिक्स में, चाहे वो 11th हो चाहे 12th हो, फिर आगे जहां भी आप फिजिक्स पढ़ेंगे उसमें इस कैलकुलस की बहुत अधिक जरूरत पड़ेगी बच्चों। तो इसको आगे आप लोग पढ़ेंगे, लेकिन जितनी आवश्यकता हमको भौतिक विज्ञान में पढ़नी है कैलकुलस की, उतनी कम से कम हम जानकारी प्राप्त कर लेंगे, जिससे जब भी ये कैलकुलस की बात आए, जहां भी अवकलन या समाकलन की बात आए बच्चों, हम लोग उसको आसानी से कर पाए। तो यहाँ पर बहुत ही ध्यान से आप लोग समझेंगे बच्चों, तब जाके ये चीजें समझ में आएंगी बच्चों। जो मैथमेटिक्स होती है, कहा जाता है मैथमेटिक्स इज ए विंग्स ऑफ फिजिक्स, अर्थात जो गणित है वो भौतिक विज्ञान की पंख है, जिसके द्वारा भौतिक विज्ञान उड़ान भरता है। उड़ान भरने का अर्थ है बच्चों, जैसे हम लोग यहाँ से सैटेलाइट भेजते हैं जो पृथ्वी के चारों ओर घूमती है, या यहाँ से चंद्रमा की दूरी बता देते हैं, यहाँ से सूर्य की दूरी बता देते हैं, इतने लाखों करोड़ों किलोमीटर है बच्चों, या तारों की दूरी बता देते हैं। तो ये दूरियां कहाँ से हम लोग बता देते हैं बच्चों। तो क्या हम लोग वहां गए थे तब जाके हम नाप के आए थे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी इतनी है? नहीं। तो ये सारी दूरियां हम बता कैसे देते हैं? तो ये कोई ना कोई कैलकुलेशन होती है केवल बच्चों। तो ये जो कैलकुलेशन होती हैं, इन्हीं मैथमेटिकल ऑपरेशंस से की जाती है बच्चों। तो उन मैथमेटिकल ऑपरेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच जो मैथमेटिक्स की कैलकुलस है, उनका यूज हम फिजिक्स में किस प्रकार से करते हैं और कहाँ करते हैं, इसी चीज को हम यहाँ समझेंगे बच्चों। ठीक है, तो कैलकुलस है क्या बच्चों? तो कैलकुलस मैथमेटिक्स की ऐसी शाखा है जिसमें हम राशियों में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करते हैं बच्चों। ठीक है, ऐसी शाखा है गणित की जिसमें भौतिक राशियों में होने वाले परिवर्तन अर्थात चेंज का अध्ययन किया जाता है। जैसे हम अपने आसपास देखते हैं कि हर एक चीज बदल रही है, चेंज हो रही है बच्चों। ठीक है, जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं, या हमारा बैंक बैलेंस बढ़ता है या घटता है। ठीक है, हमारे पोजीशन जो है टाइम के हिसाब से बदलती रहती है। जैसे हम अगर कहीं जा रहे हैं तो हम देखते हैं समय के हिसाब से हमारी पोजीशन भी चेंज होती रहती है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, तो हम देखते हैं लगातार हर एक चीज बदलती रहती है, चेंज होती रहती है। तो उसी चेंज की बात हम लोग कैलकुलस में करते हैं। तो कैलकुलस में बच्चों दो प्रकार की संक्रियाएं होती हैं, अर्थात इसके दो ब्रांच हैं कैलकुलस के। एक को अवकलन कहते हैं, जिसको इंग्लिश में डिफरेंशिएशन कहा जाता है बच्चों, और एक को समाकलन कहते हैं, जिसको इंग्लिश में इंटीग्रेशन कहा जाता है बच्चों। ठीक है, तो ये दोनों संक्रियाएं बार बार फिजिक्स में आएंगी कि यहाँ पर अवकलन करना है, यहाँ पर समाकलन करना है, कैसे करना है और क्यों करना है, ये चीज हम यहाँ समझेंगे। ठीक है, अवकलन में क्या करते हैं बच्चों? अवकलन में हम लोग देखते हैं कि
कोई राशि कितनी तेजी से परिवर्तित हो रही है। तब जब भी किसी राशि के परिवर्तन की बात होगी, कितनी तेजी से वो राशि बदल रही है, तब हम वहां पर अवकलन का प्रयोग करेंगे बच्चों। जैसे जब कोई वस्तु गति में होती है तो हम देखते हैं कि समय के साथ बच्चों उसकी पोजीशन तेजी से बदल रही है। जैसे हमने कहा एक वस्तु 20 मीटर प्रति सेकंड की दर से गति कर रही है या 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति कर रही है, तो 20 मीटर प्रति सेकंड क्या है, इसका अर्थ ये है बच्चों कि हर एक सेकंड वह 20 मीटर आगे बढ़ जा रही है। ये समझ पा रहे हैं, यानी हर एक सेकंड में वह 20 मीटर आगे पहुंच गई होगी। जैसे एक वस्तु 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, अर्थात इसका अर्थ ये है कि एक घंटा में वो 40 किलोमीटर वस्तु वो चली गई होगी बच्चों। ठीक है, तो ये क्या होता है कि समय के साथ हम उसकी पोजीशन देखते हैं, समय के साथ उसकी स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ, तो इसको हम किस में देखते हैं, अवकलन में देखते हैं बच्चों। ठीक है, समाकलन में क्या देखते हैं कि कोई राशि कितनी इकट्ठा हो रही है, कि कोई राशि कितनी जमा हो रही, किस प्रकार से जमा हो रही, इकट्ठा हो रही है, तो उसको हम किस में देखते हैं बच्चों, समाकलन में देखते हैं। तो अवकलन की खोज जो है बच्चों ये 1600 ईस्वी में हुई थी। अवकलन की खोज कब हुई थी, 1600 ईस्वी में, अर्थात बहुत बाद में खोज हुई। इंग्लैंड तथा जर्मनी में इसकी खोज हुई थी बच्चों, जबकि समाकलन की खोज बहुत पहले हो चुकी थी, यानी 250 ईसा पूर्व। तो जब ये डिस्कवर किए गए तो इनके टाइम पीरियड में बहुत अंतर है बच्चों। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं ये 1600 ईस्वी है और ये 250 ईसा पूर्व, लगभग 1800 वर्षों का अंतर है, इतना ज्यादा अंतर है। फिर भी ये अवकलन और समाकलन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन इनमें निकल के आया। बाद में ये देखा गया कि ये अवकलन और ये समाकलन दोनों एक दूसरे की विपरीत संक्रियाएं हैं बच्चों। इसकी खोज बहुत पहले, इसकी खोज बहुत बाद में हुई, लेकिन एक जब ये अध्ययन किया गया तो रिलेशन निकल के आया बच्चों कि अवकलन और समाकलन एक दूसरे की विपरीत संक्रियाएं हैं। जैसे जोड़ का विपरीत घटाव होता है, गुणा का विपरीत भाग होता है, उसी तरह से अवकलन का विपरीत क्या होता है बच्चों, समाकलन, और समाकलन का विपरीत क्या होता है, अवकलन। तो यह दोनों एक दूसरे की विपरीत संक्रियाएं हैं। ठीक है बच्चों, जैसे अगर किसी राशि का हम कहेंगे अवकलन कीजिए, तो अवकलन करेंगे तो कुछ मिलेगा, फिर जो मिला उसी का अगर समाकलन कर देंगे तो फिर वह राशि हमें प्राप्त हो जाएगी जिसका अवकलन हमने किया था बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कैलकुलस क्या है। कैलकुलस की दो जो ब्रांचेज हैं बच्चों, अवकलन और समाकलन, इन्हीं का अध्ययन अब हम लोग करेंगे। तो अवकलन में क्या किया जाता है, समाकलन में क्या किया जाता है, अब हम लोग एक एक करके इनका डिटेल में अध्ययन करेंगे। और अगर आप ये चीज समझ गए बच्चों तो आपके लिए फिजिक्स का हर एक फार्मूला या हर एक चीज आसान होने वाली है। तो इसको आप बहुत ध्यान से समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसको आप लोग नोट कर लें, जो चीजें नोट करने वाले हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अवकलन क्या है। तो बच्चों सबसे पहले अब हम लोग बात करेंगे अवकलन क्या होता है। तो अवकलन के लिए भी बच्चों हमने बताया था, अवकलन को कहते हैं डिफरेंशिएशन। तो अवकलन बच्चों एक प्रोसेस है, अर्थात डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम लोग एक चीज निकालते हैं जिसको कहते हैं डेरिवेटिव। तो किसी भी राशि का डेरिवेटिव क्या है और इसको कैसे ज्ञात करते हैं, यही चीज हम लोग सीखेंगे बच्चों। तो अभी बताया गया कि अवकलन में क्या करते हैं बच्चों, कि कोई राशि कितनी तेजी से परिवर्तित हो रही है। ठीक है बच्चों, तो परिवर्तन हमको देखना है, तो इसको हम लोग कहते हैं रेट ऑफ चेंज। इंग्लिश में क्या कहा जाता है बच्चों, रेट ऑफ चेंज। तो मैथमेटिक्स हो बच्चों या फिजिक्स हो, उसमें इंग्लिश वर्ड भी आपको आने चाहिए, और बार बार इंग्लिश वर्ड ही आते हैं आपको आगे मिलेंगे, इसलिए उसको भी आप समझते रहिए। तो रेट ऑफ चेंज क्या है, चेंज हम लोग जानते हैं परिवर्तन, और रेट मतलब दर, कितनी तेजी से कोई राशि परिवर्तित हो रही है बच्चों। ठीक है, उसी को हम लोग अवकलन में ज्ञात करते हैं। जैसे इसमें एक कार हमने कहा 100 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। समझ पा रहे हैं, एक कार 100 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में अगर तय कर रही है बच्चों, तो उसकी पोजीशन कितनी तेजी से बदल रही है। अभी आप स्पीड में ना जाइए, अभी हम लोग दो राशियां हैं। एक राशि क्या है, एक राशि है पोजीशन अर्थात दूरी जिसको हम लोग कहते हैं, और दूसरी राशि क्या है, समय। तो ये पहली राशि हो गई
और ये दूसरी राशि हो गई। तो दो राशियां हैं, अर्थात दूरी कितनी चल रही है वो 100 किलोमीटर और समय कितना ले रही है 2 घंटे। ठीक, तो स्थिति में परिवर्तन उसकी कितना हुआ 100 किलोमीटर, ये पहले जहां थी और दूसरी पोजीशन जो है ये उसकी पहली पोजीशन है बच्चों। ठीक है, और ये उसकी दूसरी पोजीशन है स्थिति में। तो स्थिति में जो परिवर्तन हुआ दूसरी पोजीशन और पहली पोजीशन में जो अंतर है बच्चों वो कितना है 100 किलोमीटर। इस तरह से पहले समय और दूसरे समय के बीच का जो अंतर वो है 2 घंटे। ठीक, तो स्थिति में परिवर्तन कितना है बच्चों, डेल्टा एक्स बराबर 100 और डेल्टा टी बराबर 2 आवर्स। तो समय के सापेक्ष इसकी स्थिति में कितनी तेजी से परिवर्तन हो रहा है बच्चों, तो इसको हम लोग कहते हैं रेट ऑफ चेंज, यानी कितनी तेजी से परिवर्तन हो रहा है। इसको ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, जो उसकी स्थिति में परिवर्तन है और जो उसके समय परिवर्तन है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो आपको क्या निकल के आता है, रेट ऑफ चेंज निकल के आता है, जिसको हम लोग कहते हैं 100/2 करेंगे बच्चों तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसको हम लोग स्पीड कहते हैं। अर्थात हर 1 घंटे में वो कार कितनी दूरी चल रही है, अर्थात उसकी स्थिति में पहली स्थिति से कितना परिवर्तन हो रहा है 50 किलोमीटर। जहां पहले रही होगी उससे आगे 1 घंटे में उससे आगे कितनी आ गई होगी 50 किलोमीटर आ गई होगी। ठीक है, फिर अगले 1 घंटे में वो कितनी आ गई होगी 50 किलोमीटर आ गई होगी। तो इस प्रकार 2 घंटे में वो 100 किलोमीटर चल गई। ठीक है बच्चों, इसी तरह से अगर दूसरी कार है कितना समय ले रही है 4 घंटे का समय लेती है उसी दूरी को तय करने में। ठीक है बच्चों, तो उसका रेट ऑफ चेंज कितना आएगा, डेल्टा एक्स बटे डेल्टा टी निकालेंगे तो 100/4 आएगा। 100/4 का मतलब 25 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात वो कार 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में कितनी उसकी पोजीशन चेंज होती है 25 किलोमीटर ही चेंज होती है। तो किसका रेट ऑफ चेंज ज्यादा आया बच्चों, जो उतने ही समय में ज्यादा दूरी तय कर ले रही है। तो रेट ऑफ चेंज किसका ज्यादा आया, ये पहली वाली कार का ज्यादा आया बच्चों। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे कि रेट ऑफ चेंज होता क्या है, किस तरह से हम इसको ज्ञात करते हैं। तो इसको हमने पोजीशन और टाइम के रेफरेंस में लिया है, और भी 2 राशियां जो भी हो डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स ऐसे ही मान सकते हैं, डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स। ठीक है, अर्थात इसमें कितना परिवर्तन हुआ और फिर इसके सापेक्ष इसमें कितना परिवर्तन हुआ, इतने राशि में इस राशि में इतना परिवर्तन हुआ तो इसके सापेक्ष इस राशि में कितना परिवर्तन हुआ, तो इन दोनों का जो रेशियो है उसी को हम लोग रेट ऑफ चेंज कहते हैं बच्चों। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों इसमें ध्यान रखना है आपको। जैसे राशि में परिवर्तन ज्ञात करने के लिए हमेशा 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है बच्चों। ठीक है, कभी भी आपको जब चेंज निकालना होगा तो चेंज कैसे निकाल पाएंगे, चेंज कैसे पता चलेगा। ठीक है, जब पहले उसकी स्थिति पता होगी, इसके बाद जब दूसरी स्थिति हमको पता होगी तो दूसरे में से पहला घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, चेंज मिलेगा बच्चों। ठीक है, तो हमेशा एक चीज ये ध्यान रखिएगा, जब भी परिवर्तन ज्ञात करना होगा तो हमको कोई ना कोई एक रेफरेंस चाहिए होगा, जब जाके हम परिवर्तन ज्ञात कर पाएंगे बच्चों। ठीक है, जैसे हमने कहा ये कॉलेज है, कॉलेज से आपके घर की दूरी 5 किलोमीटर है। ठीक है, तो कॉलेज में 50 छात्र बैठे हैं, तो क्या सभी के घर की दूरी 5 किलोमीटर है, नहीं। तो स्कूल तो या कॉलेज तो यही है बच्चों, तो कॉलेज से किसी के घर की दूरी 5 है, किसी के घर की दूरी 2 है, किसी के घर की दूरी 1 है। ठीक है, तो एक पॉइंट तो हमारा कॉलेज हो गया और दूसरा पॉइंट आपका घर हो गया। तो दोनों की स्थितियों में जो अंतर है बच्चों, ठीक है, वो आप तभी बता पाएंगे जब एक पॉइंट फिक्स हो। ठीक है, ये वाला पॉइंट जैसे कॉलेज फिक्स हो गया। ठीक, जैसे अगर हमने कहा आप अपने घर की दूरी बताओ, ठीक है, तो पहली कंडीशन होनी चाहिए कि कहाँ से दूरी आपको पूछी जा रही है। हमने कहा आप कह दे कि आप अपने घर की दूरी बताओ, तो आपने कहा 5 किलोमीटर। हमने कहा लखनऊ से बताओ ना, तो वो है तो वही बिंदु, लेकिन वहां दूरी में अंतर आ गया। कब अंतर आ गया, जब पहला पॉइंट बदल गया। तो हमेशा चेंज निकालने के लिए बच्चों 2 पॉइंट की आवश्यकता होती है, तो जब दोनों पॉइंट फिक्स रहेंगे तो ही हम चेंज बता पाएंगे। जैसे ये पहला बिंदु हो गया और ये दूसरा बिंदु हो गया, तो इन दोनों की स्थितियों में अंतर 100 किलोमीटर है। ठीक है बच्चों, अब अगर ये मान लेते हैं कार यहाँ पहले बिंदु से नहीं चल रही थी, कहां से चल रही थी, यहाँ कहीं से चल रही थी। ठीक है,
यहाँ से चलना शुरू किया और ये 50 किलोमीटर पहले ही चल चुकी थी। समझ पा रहे हैं ना? ये कार कितनी दूरी चल चुकी थी? 50 किलोमीटर। लेकिन हमने पॉइंट पहला कहाँ माना है? यहाँ माना है। यहाँ से यहाँ तक जाने में यानी हमने क्या देखा कि 50 किलोमीटर चलने में हमने टाइम नहीं देखा, टाइम नहीं देख पाए। तो हमने क्या किया, उसकी गति का अध्ययन हमने कहाँ शुरू कर दिया? इस पॉइंट से। इस पॉइंट से हमने देखना शुरू किया कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में अब हमने देखा 100 किलोमीटर चले और टाइम कितना लगा था? 2 घंटे लगा था। तो हमने इतनी चीज हटा दी। ठीक है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में दूरी कितनी हुई? 100 किलोमीटर। तो हम कैसे निकाल पाएंगे? जब दोनों पॉइंट हमको मालूम रहेंगे तब हम दोनों में चेंज निकाल पाएंगे। ठीक है बच्चों, समझ पाए? अगर नहीं समझ पाए एक एग्जांपल आपको देते हैं। जैसे आप किसी रिश्तेदारी में गए, जैसे आप मान लेते हैं नाना के यहाँ गए, ठीक है, तो वहां पर उनके परिवार वाले देखते हैं तो पहली चीज क्या कहते हैं? बहुत दुबले हो गए हो, दुबले हो गए हो। उन्होंने किस आधार पे कहा बच्चों? क्योंकि उन्होंने पहले आपको देखा हुआ है। अगर पहले ना देखा हुआ होता तो आप में होने वाले परिवर्तन को बता पाते? नहीं बता पाते। तो पहले उन्होंने देखा था, रेफरेंस पॉइंट उन्हें पता था। अब उन्होंने देखा तो दोनों में जो अंतर हुआ उसी को ही चेंज कहा ना। अगर कोई मान लेते हैं एक बगल में दूर के मामा थे, वो 15 साल से बाहर थे, ठीक है, और 15 साल बाद उन्हें आप पहली बार मिल रहे हैं, तो क्या वो ये शब्द कहेंगे कि बहुत दुबले हो गए हो? नहीं कह पाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले आपको देखा ही नहीं है, तो वो चेंज कैसे बता पाएंगे? समझ पाए? तो पहली चीज, हमेशा चेंज निकालने के लिए 2 पॉइंट जरूरी होते हैं बच्चों। इस प्रकार आप समझ गए? तो अगर ये समझ गए तो आगे की चीजें आसान होंगी। तो हमेशा चेंज 2 पॉइंट से निकाला जाता है। अब अगली चीज, रेट ऑफ चेंज कैसे ज्ञात करते हैं? यहाँ रेट ऑफ चेंज, तो अभी हमने बताया कि एक राशि में परिवर्तन के सापेक्ष दूसरी राशि में कितना परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर समय के सापेक्ष उसकी पोजीशन में कितना परिवर्तन हो रहा है, तो जब दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो वही क्या आता है? रेट ऑफ चेंज आता है। ये चीज हम लोग सीख गए। अब रेट ऑफ चेंज भी बच्चों 2 प्रकार का होता है। ठीक है, ये किस तरह से 2 प्रकार का होता है? एक तो एवरेज रेट ऑफ चेंज होता है बच्चों, एक होता है तात्क्षणिक रेट ऑफ चेंज। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है ये भी हम लोग पढ़ेंगे। तात्क्षणिक जो रेट ऑफ चेंज होता है बच्चों, यही डेरिवेटिव कहलाता है, यही हमको समझना है थोड़ा सा। ठीक है, अब दोनों में अंतर समझते हैं, एवरेज और तात्क्षणिक में क्या अंतर है। जैसे अभी हम लोगों ने स्पीड की बात की बच्चों, तो ये जो रेट ऑफ चेंज है यानी टाइम के सापेक्ष पोजीशन में परिवर्तन को जो हम कहते हैं, तो वो स्पीड निकल के आती है। वो जो राशि आई हमने दोनों को इकट्ठा कर दिया बच्चों। अब ये जो रेट ऑफ चेंज आया इसको हमने डायरेक्ट एक अलग राशि से बताना शुरू कर दिया, जिसको हम क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। इसी तरह से आपने डेल्टा v बटे डेल्टा t पढ़ा होगा। ठीक है, तो टाइम के सापेक्ष वेग में जो परिवर्तन होता है ये भी हमारा रेट ऑफ चेंज है। किसमें? वेलोसिटी में। ठीक है, इसको हम लोग किससे पढ़ते हैं? एक्सेलरेशन से पढ़ते हैं। ठीक, ये भी आप लोगों ने पढ़ा है। तो अलग अलग तरीके से इसको बताया जाता है। तो रेट ऑफ चेंज को अलग अलग राशि से हम दर्शाने लगते हैं बच्चों। ठीक, अब यहाँ पर एक एग्जांपल आपको देते हैं, तब आप दोनों में अंतर कर पाएंगे, एवरेज रेट ऑफ चेंज में और तात्क्षणिक रेट ऑफ चेंज में। ठीक है बच्चों? ठीक, तो अभी हम लोगों ने बच्चों यहाँ पर एक एग्जांपल देखा है कि एक कार या एक बाइक, ऐसे समझ लेते हैं, एक बाइक हमारी 2 घंटे में 100 किलोमीटर जा रही है बच्चों। ठीक है, तो 2 घंटे में अगर वो 100 किलोमीटर जाती है तो हम स्पीड निकाल लेते हैं। किस स्पीड से चल रही थी? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अर्थात 50 किलोमीटर 1 घंटे में चला गया बाइक वाला। समझ पाए? तो एक चीज आप बताइए कि ये जो 50 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड हम बताते हैं, अर्थात 1 घंटे में 50 किलोमीटर वो चला गया, ये क्या हम बताते हैं? औसत बताते हैं, ठीक है, कि तात्क्षणिक बताते हैं? तो ये जो स्पीड बच्चों हम बताते हैं ये कितने बताते हैं? ये एवरेज स्पीड बताई जाती है। ये जितनी भी बात हम करते हैं हर जगह ये एवरेज की बात करते हैं। एवरेज का अर्थ है बच्चों, जैसे अभी यहाँ पर हम लोगों ने देखा ये कार 100 किलोमीटर 2 घंटे में चली। समझ पा रहे हैं ना? तो हो सकता है हमने यहाँ पर निकाला है कि 1 घंटे में 50 किलोमीटर गई। ठीक, अब जो यहाँ पर कार चला रहा था या बाइक चला रहा था
वो पहले 1 घंटे में उसने क्या देखा था? पहले 1 घंटे में उसने देखा कि वो 30 किलोमीटर ही गया था। कितना गया था? 30 ही गया था। हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से कितना गया है? 50 गया है, लेकिन पहले घंटे में वो 30 ही गया था। ठीक, अगले घंटे में बच्चों, अगले घंटे में वो 70 चला गया था। समझ पा रहे हैं ना? अगले घंटे में वो कितना चला गया था? 70 चला गया था। तो अगर इन दोनों अलग अलग टाइम इंटरवल में स्पीड निकालें, ठीक है, तो ये क्या आएगी? यहाँ यानी पहले घंटे में इसकी स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी और अगले घंटे में इसकी स्पीड कितनी आएगी? 70 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। ये समझ पा रहे हैं? लेकिन हमने जब पहले और दूसरे पॉइंट के बीच देखा है तो उसकी एवरेज स्पीड, यानी अगर हमने पूरा ये 2 घंटे टाइम ले लिया और पूरी दूरी 100 किलोमीटर ले लिया तो उसमें एवरेज स्पीड हमारी 50 किलोमीटर प्रति घंटा आई। लेकिन ये क्या है? ये हमने बताया ना कि एवरेज है, ठीक है, औसत स्पीड हमने बताई। अब हमने पूरा 2 घंटे टाइम में देखा तो हमें लगा कि औसतन वो 50 किलोमीटर चला होगा, ये औसत बताया ना उसने, जबकि वास्तविकता क्या थी? वास्तविकता थी पहले घंटे में तो 30 ही चला था, अगले घंटे में वो 70 चला गया। ठीक है, या दूसरा कोई बाइक वाला था, उसने देखा पहले घंटे में बहुत आराम चला, 20 ही गया था, और दूसरे वाले में 80 चला गया, 80 किलोमीटर। तो दोनों की औसत स्पीड सेम आई क्योंकि 80 20 और टाइम भी उतना ही लिया। लेकिन अलग अलग अगर देखेंगे अलग अलग घंटे में तो उनकी स्पीड अलग अलग आ गई। इसकी 70 आई तो इसकी 80 आ गई थी। समझ पा रहे हैं ना? तो औसत, तो हम जो भी चीजें बताते हैं, जैसे हमने कहा, अब टाइम इंटरवल को अगर हम और छोटा कर दें बच्चों, ठीक है, और छोटा कर दें, आधे आधे घंटे का ले लें, आधे घंटे का ले लें, तो आधे घंटे में भी अगर देखेंगे तो हो सकता है आधे घंटे में ये 5 ही किलोमीटर चला हो, बहुत धीरे चल रहा था, और अगले आधे घंटे में ये 15 चला रहा हो। समझ पा रहे हैं ना? अगले आधे घंटे में कितना चला? 15 चला। तो फिर हमारी स्पीड अलग अलग आ जाएगी, इस आधे घंटे में अलग आएगी, इस आधे घंटे में अलग आएगी, फिर अलग आ जाएगी। तो टाइम इंटरवल जितना छोटा करते जाएंगे बच्चों, हमारी जो स्पीड है या हमारे जो कार की पोजीशन है बच्चों, वो भी अलग अलग टाइम इंटरवल में अलग अलग मिलेगी। ठीक है, यानी ऐसा नहीं कि अगर हमने एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा बताई है तो 1 घंटे में 50 ही चला होगा, कम भी चल सकता है और ज्यादा भी चल सकता है ना। तो हमने क्या बताया है बच्चों? वो हमने औसत बताया था। अब इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी कि हम जब भी स्पीड बताते हैं तो हम क्या बताते हैं कि हम अगर 2 घंटे में 100 किलोमीटर चले गए थे तो हम क्या बताते हैं? 50 की स्पीड से गए थे। एक चीज आप हमें बताइए कि अगर आप कह रहे हैं कि हम 50 की स्पीड से चल रहे थे तो क्या आप हमेशा 50 की स्पीड से चल रहे थे? आपकी गाड़ी में एक स्पीडोमीटर लगा होता है जो लगातार आपकी स्पीड बताता रहता है। तो जब आप बाइक चलाते हैं तो उसमें देखते हैं कभी आप 80 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 80 की स्पीड से चल रहे थे, कभी हो सकता है 30 की स्पीड से चल रहे हो, कभी 50 की स्पीड से चल रहे हो। तो वहां पर स्पीडोमीटर में बच्चों आप देखते हैं कि हर एक क्षण आपकी स्पीड वो बताता रहता है। ठीक है, तो कभी 80 में थे, कभी 90 में थे, कभी 60 में थे। ठीक है, चल रहे थे। अब औसत आपको समझ में आ गया, लेकिन आपने औसतन कितनी दूरी तय की, कितने भी तेज चल रहे थे, कितना भी धीरे चल रहे थे, लास्ट में जो रिजल्ट आया बच्चों, रिजल्ट क्या आया? 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहे थे। ठीक, चलिए अब एक बाइक सवार है बच्चों, ठीक है, उसकी औसत स्पीड हमने निकाली है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, यही कंडीशन मान लेते हैं। 2 किलोमीटर वो 100 चला था, 100 किलोमीटर उसको जाना था, ठीक है, और उसकी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अब इसमें एक कंडीशन और मान लेते हैं, खुदा ना खास्ता वो कुछ दूर गया, अर्थात 4-6 किलोमीटर गया, मान लेते हैं 5 मिनट बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक, यानी वो किसी न किसी चीज से टकरा जाता है बच्चों। ठीक है, तो जब वो टकराता है तो जो उसको चोट लगती है बच्चों, ठीक है, जो उसको लगने वाली चोट है वो किस पर डिपेंड करेगी? अब आप कहेंगे उसकी स्पीड पर डिपेंड करेगी। ठीक, तो उसकी किस स्पीड पे डिपेंड करेगी, यही मेन मुद्दा है यहाँ पर। तो उसको लगने वाली चोट क्या उसकी एवरेज स्पीड पे डिपेंड करेगी? ये चीज आप बताइए कि अगर उसकी एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा है या प्रति घंटा थी, तो उसको जो लगने वाली चोट है
क्या उसकी एवरेज स्पीड पे डिपेंड करेगी कि इस पर डिपेंड करेगी उस क्षण उसकी स्पीड कितनी थी। हो सकता है जब वो टकराया, अभी हमने बताया ना कि कभी आप 80 की स्पीड से जा रहे थे, कभी 90 से जा रहे थे, कभी 30 से जा रहे थे। अगर 90 की स्पीड में वो टकरा गया तो आप समझ सकते हैं या अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति रही होगी। लेकिन अगर वो 30 की स्पीड से टकराया बच्चों, ठीक है, किसी चीज से अगर वो 30 की स्पीड से टकराया तो फिर उसको लगने वाली चोट कम आएगी। ये आप समझ पा रहे हैं ना। तो उसको जो लगने वाली चोट है बच्चों, वो किस पे डिपेंड करेगी? वो किस पे डिपेंड करेगी? तात्क्षणिक स्पीड पर, अर्थात उस क्षण उसका वेग कितना था। इस बात को आप समझ पाए कि उस क्षण उसका वेग कितना था बच्चों, ठीक। अब इन दोनों में अंतर आप समझ पाए तो काफी बार हमें औसत बताने से काम चल जाता है कि औसतन हम इस स्पीड से आए। लेकिन अगर जहां पर हमको औसत बताने से काम नहीं चलने वाला, अर्थात उस व्यक्ति को लगने वाली जो चोट है उसकी औसत स्पीड बताने से नहीं पता चलेगी कि औसतन तो वो इतने से जा रहा था, कैसे उसको इतनी चोट लग गई। समझ पा रहे हैं ना कि जैसे कोई व्यक्ति बाइक चला रहा है, वो बहुत धीरे चलाता है, धीरे का मतलब है 30 की स्पीड से वो लगभग चलाता है। कभी उसका मन हुआ, ठीक है, किसी दिन अच्छी रोड पाया और 80 की स्पीड से चला दिया और उसी दिन उसका क्या हुआ, टकरा गया किसी चीज से, तो उसको बहुत चोट लगी। तो जो देखने वाले होंगे बच्चों, वो कहेंगे अरे ये तो बहुत धीरे चलाता था, इसकी औसत स्पीड ही 30 थी, इसको इतनी चोट कैसे लग गई। लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि उस समय उसकी तात्क्षणिक स्पीड कितनी थी, 80 थी। समझ पा रहे हैं ना। तो ये अंतर होता है। अब ये तात्क्षणिक वेग कैसे निकालते हैं? तो औसत वेग हमारा निकालने का फार्मूला क्या है बच्चों? डेल्टा एक्स बटे डेल्टा टी। ये हमारा क्या निकालने वाला फार्मूला है। तो औसत वेग जो या औसत हम जो निकालते हैं, यहाँ वेग के केस में ही लेते हैं, औसत वेग जो हम निकालते हैं वो डेल्टा एक्स बटे डेल्टा टी से हमने निकाला, ठीक है। ये हमारा एवरेज वेलोसिटी होती है, एवरेज स्पीड होती है। लेकिन तात्क्षणिक कैसे निकालेंगे? अभी हमने एक एग्जाम्पल आपको बताया था बच्चों, तात्क्षणिक निकालेंगे कैसे, यही चीज आपको समझनी है। क्यों? तो इसका एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर बता सकते हैं, तो जिससे आपको कुछ उसके बारे में आइडिया लगे कि तात्क्षणिक वेग निकालते कैसे हैं बच्चों। तो जैसे अभी हम लोग ने पढ़ा कि मान लेते हैं एक बाइक सवार है, ए से बी जाता है, ठीक है। ए से बी तक कुछ दूरी है, मान लेते हैं जो भी दूरी है 10 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर दूरी वो 5 मिनट में तय करता है बच्चों, ठीक है। 10 किलोमीटर की दूरी 5 मिनट में वो चला जाता है, ठीक। लेकिन उसने चलना शुरू किया और अगले 90 सेकेंड में, अर्थात 1.5 मिनट बाद ही उसकी टक्कर हो जाती है बच्चों, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने निकाला जो है कि वो 10 किलोमीटर की दूरी जो है 5 मिनट में तय करता है। तो अगर ये यहां से हम निकालेंगे तो यहां से जो रेट ऑफ चेंज आएगा बच्चों, वो टोटल चली गई दूरी बटे टोटल समय, ठीक है, वो आएगा रेट ऑफ चेंज। तो कौन सा रेट ऑफ चेंज आएगा? वो एवरेज। तो एवरेज वेलोसिटी इसकी आ जाएगी। लेकिन उसको लगने वाली जो चोट है किस पे डिपेंड करेगी? टक्कर के समय उसकी वेलोसिटी क्या थी। तो टक्कर के समय वेलोसिटी निकालने के लिए, जैसे उसने यहाँ से चलना शुरू किया, 90 सेकंड बाद बच्चों को टकरा गया ना, और 90 सेकंड में वो 3600 मीटर चला था। तो यहाँ पर अगर रेट ऑफ चेंज निकालेंगे बच्चों, रेट ऑफ चेंज मतलब वो वेलोसिटी निकालेंगे, स्पीड निकालेंगे बच्चों, तो 3600 बटे 90, ठीक। तो 9 चौक 36, ये 40, यानी 40 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आई? ए से सी तक के बीच की ये एवरेज स्पीड आई। ये क्या आई? ये औसत स्पीड आई, ठीक। ये क्या आई? ए से सी तक के बीच की औसत स्पीड कितनी आई? 40 मीटर पर सेकेंड। तो अब बताइए कि क्या उसको लगने वाली चोट इस औसत स्पीड पर डिपेंड करेगी कि वो ए से सी तक कितनी औसत स्पीड से गया? नहीं। आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए कि ए से सी तो बहुत लंबा है, इतने दूर चलने में हो सकता है उसकी स्पीड बीच में घटी बढ़ी भी हो ना। वो 40 मीटर पर सेकंड से लगातार तो जा नहीं रहा होगा, कभी ना कभी कम ज्यादा हुआ होगा। तो अगर इसको लगने वाली इस पॉइंट पे जो चोट है उसको एग्जैक्ट आप पता करना चाहते हैं, तो क्या करना चाहिए? इसकी स्पीड को थोड़ा सा और कम टाइम इंटरवल में उसकी पोजीशन देखनी चाहिए। जैसे अब हमने क्या ले लिया, यहाँ पर तो उसको चोट लग ही रही है। अब इससे पहले
एक दूसरा पॉइंट डी ले लिया। अब देख लेते हैं दूसरा पॉइंट जब डी लिया बच्चों, तो यहां से देखा डी से सी जाने में उसने 30 सेकंड का समय लिया था। ठीक है, जब उसको चोट लगी तो उससे 30 सेकंड पहले ये इस बिंदु डी पर था, तो 30 सेकंड में 1800 मीटर चल रहा था। ठीक है, डी से सी तक जाने में 30 सेकंड लिया, 1800 मीटर चला। तो यहाँ पर अगर स्पीड निकालेंगे बच्चों, तो 1800 बटे यहाँ पर देखेंगे 30। ठीक है, तो ये हो गया 60 आएगा बच्चों, 60 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब उसकी स्पीड इस इंटरवल के दौरान बढ़ गई है बच्चों। तो ये वाला कैलकुलेशन एग्जैक्ट है कि ये वाला कैलकुलेशन हमारा एग्जैक्ट आएगा। तो जितना कम टाइम इंटरवल यानी जहां पर हमको देखना है उससे पहले जो पॉइंट हम लेंगे, क्योंकि हमको परिवर्तन निकालना है ना, यहाँ पर रेट ऑफ चेंज कैसे निकालें, इस राशि में परिवर्तन बटे इस राशि में परिवर्तन। तो एक तो पॉइंट ये है ही है, उससे पहले वाला जो पॉइंट है वो जितने ज्यादा पास में लेंगे बच्चों, उतना ज्यादा एग्जैक्ट उसकी वेलोसिटी उस पॉइंट पर पता चलने वाली है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर हमने एक पॉइंट और उसके पास में ले लिया, ई ले लिया बच्चों, और ई से सी तक जाने में उसे मात्र 10 सेकंड लगा था, और उस 10 सेकंड के दौरान उसकी स्पीड कितनी थी बच्चों, 1000 मीटर। तो अगर यहाँ पर निकालेंगे v का मान बच्चों, तो 1000 बटे 10, तो यहाँ पर देखेंगे 100 मीटर पर सेकंड। तो ये तो एवरेज थी, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक का एवरेज था। ये वाला क्या था, ए से सी तक के दौरान 40 मीटर पर सेकंड आया। अब डी से सी तक के दौरान 60 मीटर पर सेकंड आया। अब ई से सी तक के दौरान 100 मीटर पर सेकंड आया। तो जब हमने देखा कि जब उसकी टक्कर होने वाली थी, तो जैसे जैसे वो पास में जा रहा था उसकी स्पीड बढ़ रही थी। तो बच्चों यहाँ देख सकते हैं कि ये जो रेट ऑफ चेंज निकालना है, रेट ऑफ चेंज से हम यहाँ क्या निकाल रहे हैं, स्पीड निकाल रहे हैं। तो इसमें हम कैसे निकालते हैं रेट ऑफ चेंज, यानी उसकी स्थिति में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन। तो एक पॉइंट तो ये है ही हमारा। दूसरा जो पॉइंट है जहां से हमको परिवर्तन निकालना है बच्चों, वो पॉइंट जितने अधिक पास में लेंगे, ठीक है, उतनी ही अधिक एग्जैक्ट इस पॉइंट पर हमको स्पीड मिलने वाली है बच्चों। ठीक, हमेशा स्पीड निकालने के लिए हमेशा दो पॉइंट चाहिए ना, जैसे स्थिति में परिवर्तन निकालने के लिए और समय में परिवर्तन निकालने के लिए हमेशा दो पॉइंट चाहिए। एक पॉइंट तो हमारा है ही है। ठीक है, यहां से 90 सेकेंड या यहां से देखें 10 सेकेंड। लेकिन जो दूसरा पॉइंट हमको लेना है वो इस पॉइंट के जितना ज्यादा क्लोज लेंगे बच्चों, जितना ज्यादा क्लोज ले पाए उतना ही एग्जैक्ट इस पॉइंट पर हम रेट ऑफ चेंज बता सकते हैं। ये चीज आपको समझ में आ रही है, इसीलिए ये एग्जांपल बताया गया कि जैसे जैसे ये समय हम पास में लेंगे इसकी स्पीड बदलती रहेगी। एवरेज से हमको मतलब नहीं है। तो वो चीज क्या कहलाती है, तात्क्षणिक रेट ऑफ चेंज। ठीक है बच्चों, अब आपको ये समझ में आया होगा। अब इसको थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं, तो इसमें जो चीजें नोट करने वाली हैं वो आप नोट कर सकते हैं। तो बच्चों, तात्क्षणिक रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए हम यहाँ पर कैसे इसको ज्ञात करते हैं, तो अभी हमने बताया कि जैसे यहाँ से बताया 90 सेकेंड बाद यहाँ पर ये टकरा गया था बच्चों, तो इसको लगने वाली चोट कैसे ज्ञात करेंगे कि तात्क्षणिक स्पीड यहाँ क्या थी। तो तात्क्षणिक स्पीड के लिए बच्चों हम लोग जो एक पॉइंट तो यही है 90 सेकेंड वाला, दूसरा पॉइंट जैसे हम यहाँ पर चेंज कर रहे हैं, दूसरा पॉइंट क्या बदल रहे थे, ये यहाँ पर ले आए, तो यहाँ से इनके बीच जो टाइम इंटरवल 30 हो गया, यहाँ पर ले आए तो इनके बीच जो टाइम इंटरवल है वो क्या हो गया, 10 हो गया। 10 का मतलब जैसे ये 90 यहाँ था, यहाँ से यहाँ तक का टाइम, तो यहाँ से यहाँ तक का क्या आया, 60 सेकेंड आया, तभी तो यहाँ का 30 बचा। 90 में से 60 घट जाएगा तो इतना 30 बचेगा। इसी तरह से ये पूरा 90 था, ये वाला हमने घटा दिया 80 सेकेंड, यहाँ पर हटा दिया। 80 सेकेंड में ये कितनी दूरी चला जाता है उससे मतलब नहीं है, शेष बचे हुए 10 सेकेंड में कितनी दूरी चलता है हमें उससे मतलब है बच्चों। ठीक है, तो जितना ज्यादा हम क्लोज जाएंगे इसके, उतना ही ज्यादा हमको एग्जैक्ट स्पीड उसकी मिलेगी, तात्क्षणिक स्पीड। ठीक है, तो ये 90 सेकेंड है, तो इसके पहले एक पॉइंट ले लेते हैं बच्चों। जैसे आपने कहा कि सबसे पास 90 सेकेंड के सबसे पास कौन सी डिजिट हो सकती है, तो आपने कहा 89 सेकेंड ले लीजिए। 89 सेकेंड ले लेंगे तो सबसे पास में यही पड़ता है 89। ठीक है,
तो इस 1 सेकेंड में वो कितनी दूरी चला, इसको लगने वाली चोट किस पे डिपेंड करेगी कि इस 1 सेकेंड में, यानी 89 से 90 जो ये 1 सेकेंड है, इस 1 सेकेंड में कितनी दूरी चला होगा, तभी हमको उस 1 सेकेंड में यानी डेल्टा एक्स बटे डेल्टा टी जब हम निकाल रहे हैं तो वहां टाइम इंटरवल हमने कितना लिया है, डेल्टा टी 1 सेकेंड लिया। तो इस 1 सेकेंड में कितनी दूरी वो चला, उससे हमको क्या पता चलेगी, इस 1 सेकेंड में इसकी स्पीड कितनी बनी। ठीक है, तो ये भी क्या 1 सेकेंड में एवरेज स्पीड है बच्चों, समझ पाए ना, इस 1 सेकेंड के दौरान एवरेज स्पीड है इसकी। ये भी एग्जैक्ट उतनी एग्जैक्ट नहीं होगी, तो आपके पास की डिफिनीशन और हमारे पास की डिफिनीशन अलग अलग हो सकती है बच्चों। आपने 89 बताया, हमने कहा हम और पास ले जाते हैं, इसके पास एक पॉइंट हम ले लेते हैं 89.5, समझ पा रहे हैं ना। अब 89.5 और ये 90, ठीक, अब टाइम इंटरवल हमारा कितना मिला, 0.5 सेकेंड, समझ पा रहे हैं बच्चों। अब इस 0.5 सेकेंड में ये कितनी दूरी चला, अब इससे और एग्जैक्ट हमारी स्पीड निकल जाएगी। अब किसी ने और बताया कि 89.5 ही क्यों ले रहे हैं, 89.9 ले लीजिए, समझ पा रहे हैं ना। 89.9 और ये 90, तो 89.9 और 90 सेकेंड में कितना अंतर आया बच्चों, 0.1 सेकेंड का। तो 0.1 सेकेंड में कितनी दूरी चला होगा, ठीक है। तो इससे हमारी जो यानी टाइम इंटरवल को जितना हम पास में ले जाएंगे इसके, उतना ही ज्यादा एग्जैक्ट स्पीड हमको मिलने वाली है बच्चों। तो किसी ने कहा और पास ले जा सकते हैं, 89.99 ले लीजिए इसके और पास, समझ पा रहे हैं ना। तो 89.99 एक पॉइंट हो गया और दूसरा 90 है ही है, तो दोनों में कितना अंतर हो गया बच्चों, डेल्टा टी जो आएगा 0.01, ठीक है। तो इस डेल्टा टी में वो कितनी दूरी चला होगा, अगर ये हमको मालूम चल जाए तो हम उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड बता सकते हैं बच्चों, ठीक। और पास ले जाओ, इसने कहा 89.999 ले लीजिए, ठीक है। ये आपको लग रहा होगा ये कैसे संभव है, ठीक है, संभव नहीं, लेकिन हम कल्पना तो कर सकते हैं, एज्यूम तो कर सकते हैं बच्चों कि हम जितने ज्यादा पास जा सकें उतनी ही ज्यादा हमको एग्जैक्ट या इंस्टेंटेनियस तात्क्षणिक स्पीड हमको मिल सकती है। तात्क्षणिक का मतलब होता है उस क्षण, क्षण मतलब एक पल, यानी सेकंड का 1000वां भाग इसे कह सकते हैं। तो सेकंड के 1000वें भाग में वो कितनी दूरी चल गया था, तो इस पर डिपेंड करेगी कि उसको कितनी चोट आई होगी बच्चों, ठीक है। ये समझ पा रहे हैं हमारी बात। तो इस तरह से जितना ज्यादा हम पास ले जाएंगे पहला पॉइंट दूसरे के, उतना ही हमको एग्जैक्ट कैलकुलेशन मिलने वाली है। तो अब ये देख सकते हैं कि ये जो डेल्टा टी है बच्चों और कम होता जा रहा है। इस केस में 90 तो है ही फाइनल वाला, इस केस में जो डेल्टा टी है 0.001, और किसी ने कहा और इसको बढ़ा लीजिए 89.999 और 90 के बीच डेल्टा टी हमारा कितना है बच्चों, 0.0001, ठीक। तो डेल्टा टी जितना कम होगा, अर्थात इसको कितना कम से कम कर सकते हैं, तो कम करते करते सबसे कम क्या होता है बच्चों, सबसे कम क्या होता है हमारा, 0 होता है। तो डेल्टा टी को हम 0 कर सकते हैं, 0 नहीं कर सकते हैं, लेकिन 0 के क्योंकि 0 कर देंगे बच्चों तो इसे 0 तो नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि 0 कर देंगे बच्चों, क्योंकि हम क्या करते हैं यहाँ डिवाइड करते हैं ना, यहाँ देख सकते हैं डेल्टा एक्स बटे डेल्टा टी। तो डेल्टा टी ये टाइम इंटरवल क्या 0 कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर ये 0 कर देंगे तो ये v क्या आ जाएगा, स्पीड क्या इनफाइनाइट आ जाएगी, तो v 0 नहीं कर सकते हैं, लेकिन 0 के जितना पास ले जा सके हमको उतने ही एग्जैक्ट यहाँ पर तात्क्षणिक स्पीड मिलने वाली है बच्चों, ठीक। तो तात्क्षणिक स्पीड की यही डिफिनीशन ही होती है जो एवरेज स्पीड है बच्चों, ठीक है। एवरेज स्पीड हम कैसे निकालते हैं, एवरेज स्पीड निकालने का हमारा फार्मूला क्या है बच्चों, v बराबर डेल्टा एक्स बटे डेल्टा टी, या यहाँ पर जो रेट ऑफ चेंज है बच्चों वो कैसे निकालते हैं, इसको सीधे जनरल फॉर्म में लिखते हैं। रेट ऑफ चेंज जो हमारा है, रेट ऑफ
चेंज। ठीक है, रेट ऑफ चेंज कैसे निकालते हैं? डेल्टा एक्स बटे डेल्टा टी, कौन सा? एवरेज। ठीक, अब इसको तात्क्षणिक कैसे बनाएंगे? तो इसमें एक कंडीशन लिख देते हैं बच्चों, लिमिट। इसमें लिमिट यानी इसकी सीमा क्या लिख देते हैं? डेल्टा टी लगभग किसके पास चला जाए? जीरो के। ठीक है, डेल्टा टी जब लगभग जीरो के पास होगा तो डेल्टा एक्स बटे डेल्टा टी ये क्या बन जाता है? ये हमारा एवरेज रेट ऑफ चेंज था बच्चों, एवरेज था। और ये क्या बन जाता है? इंस्टेंटेनियस। समझ पा रहे हैं? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा एवरेज रेट ऑफ चेंज हो गया और ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होता है। और चूंकि आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा हमको बड़ा दिखाई दे रहा है बच्चों। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज जो बच्चों हमारा है, इसको ये पूरी क्वांटिटी है, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? डी एक्स बटे डी टी। समझ पा रहे हैं ना? तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को हम लोग कैसे लिखते हैं? डी एक्स बटे डी टी। और यही हमारा डेरिवेटिव कहलाता है बच्चों। ठीक है, यही क्या कहलाता है? डी एक्स बटे डी टी, यही क्या कहलाता है? डेरिवेटिव। इस केस में ये जो डेरिवेटिव है इसको लिखते कैसे हैं? यानी किसका डेरिवेटिव निकालना है? एक्स का। तो लिखते हैं इसको, जो कंप्लीट फॉर्म होता है इसका लिखने का, डेरिवेटिव ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है बच्चों, तो जब भी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालना होगा बच्चों, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? डेरिवेटिव ज्ञात करते हैं। ठीक, तो अब ये सारी चीजें भूल जाना है हमको, सारी चीजें ये समझने के लिए थी। तो जब हमको एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालना होगा, जैसे वेलोसिटी केस में हमने कहा p बराबर डेल्टा एक्स बटे डेल्टा टी, अगर हमने लिख दिया तो ये हमारा क्या है? एवरेज रेट ऑफ चेंज है। लेकिन अगर यही v, इसी v को हमने क्या किया? dx अपॉन dt लिख दिया। समझ पा रहे हैं ना? यही v अगर हमने dx अपॉन dt लिख दिया तो ये क्या बताएगा बच्चों? तात्क्षणिक वेग बताएगा। ये क्या बताएगा? औसत वेग बताएगा। ठीक है, औसत वेग। और ये क्या बताएगा? तात्क्षणिक वेग। तो ये तो वेग के केस में था, वेग के केस में इसलिए बताया जिसको आसानी से आपको समझ में आए। इसी तरह से किसी भी राशि में, किसी भी राशि का परिवर्तन जब दूसरी राशि के सापेक्ष देखते हैं बच्चों, जैसे एक जनरल फार्मूला लिखते हैं कि डेल्टा एक्स के सापेक्ष डेल्टा वाई में परिवर्तन जब देखते हैं, ठीक है, परिवर्तन देखेंगे तो एवरेज रेट ऑफ चेंज कैसे निकलेगा? जो एवरेज होगा हमारा, एवरेज रेट ऑफ चेंज जो निकलेगा डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स, और जो इंस्टेंटेनियस निकलेगा बच्चों वो कैसे निकलेगा? डी वाई बटे डी एक्स। समझ पा रहे हैं इसको? ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अगर ये चीज आप समझ गए तो आगे बहुत सारे फार्मूले मिलते हैं जिसमें हम लोग दोनों चीजें बात करते हैं, औसत की और तात्क्षणिक की। ठीक है, इसी तरह से जैसे औसत त्वरण और तात्क्षणिक त्वरण की बात होती है, इसी तरह से बहुत सारी राशियां होती हैं बच्चों जिनमें हम लोग दोनों चीजें ज्ञात करते हैं। तो तात्क्षणिक हम कैसे निकालते हैं? डेरिवेटिव की सहायता से। ठीक है, तो इतनी चीजें नोट कर लीजिए बच्चों। अब अगले वीडियो में बच्चों जो ये रेट ऑफ चेंज है, ठीक है, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है फिजिक्स में, यानी ग्राफ के केस में इसकी मीनिंग क्या निकलती है, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है बच्चों।